तो हम लोग पिछले क्लास में जो थे, जब हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी शुरू किए थे, तो वहाँ पर हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कंसेप्ट को कवर कर लिए थे। आज हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कंसेप्ट को विथ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी काम करता है और उसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। अगर आज पहली क्लास देख रहे होंगे तो आप जो होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा या जो प्लेलिस्ट बनाई गई है उसमें आपको दिया रहेगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। आप कंटिन्यूटी में पार्ट वाइज पार्ट देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हम अपलोड किया है, आप उसको पहले देख लीजिएगा। तो इससे होगा कि आपको सेकेंड पार्ट आसानी से समझ में आए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट की पूरी थ्योरी पर है, तो वो पूरा वो डिफाइन करेगा कि किस तरह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी काम करता है, उसके बेसिक कंसेप्ट कौन कौन से हैं। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होगा। जब तक आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की फर्स्ट पार्ट को नहीं समझेंगे तो आपको सेकेंड पार्ट समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, अब देखिए, तो कहते हैं कि अगर हम इसको आसानी तरीके से समझने की कोशिश करें तो हमारे साथ क्या मिलता है। कहते हैं कि सबसे पहले चीज सीखेंगे हम जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। मतलब आपको याद होगा कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वह कॉम्प्लेक्स जो होता है वह जनरली कैसे होते हैं, ऑक्टाहेड्रल होते हैं। मतलब कि अब यहां पर जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमारे पास मिलते हैं, इनको किस तरह से डिफाइन करना है, इनके बारे में आज हम सीखना शुरू करें। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब कोई m मेटल है, x यहां पर लिगेंड्स है, यहां पर m क्या है, मेटल है, x क्या है, लिगेंड है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। ठीक है, तो ये mx6 का काम करता है। अब समझिए, तो ये मेटल जो है, ये लिगेंड्स जो पार्शियल चार्ज इसके ऊपर पाया जाता है, अब ये लिगेंड्स का अटैचमेंट होता है। कैसे, तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये एक एक्सियल प्लेन है, हम आपको एक काम करते हैं, एक एक एक्सियल प्लेन को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये एक x y और z है जो dxy ऑर्बिटल है, तो यहां से ये आपका हुआ x और ये आपका इस ऑर्बिटल का ये हुआ आपका y। ठीक है, ये आपका दूसरा ऑर्बिटल x y z, तो ये है z dxy dyz, तो y एक्सिस और z एक्सिस, तो y एक्सिस और z एक्सिस। ठीक है, ये आपको मिल गए x y z, ये है dz तो ये मिला आपका z एक्सिस और ये हुआ आपका y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस। ठीक है, अब इसके बाद दो ऑर्बिटल, ये हुए x y और z, तो ये हो गया dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो ये हुआ x स्क्वायर और ये हुआ आपका y स्क्वायर। ठीक है, हमेशा पीछे क्लास से बता चुके हैं। और ये आपका x y और z, तो dz स्क्वायर, ये आपका हो गया dz। ठीक है, 6 ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल के 5 डेरिवेटिव फॉर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं 5d ऑर्बिटल। अब इसमें क्या करना है हमको, हर कंडीशन में इसके लिगेंड्स को बैठाना है। ये इसके 6 लिगेंड्स हुए, इसके 6 लिगेंड्स 6 लोकेशन पर बैठे हुए हैं। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो इसके 6 लिगेंड्स जो होते हैं ये क्या किए, यहां पर बैठे हुए हैं। अब गौर समझिए, मतलब कि जो ये 6 लिगेंड्स यहां पर बैठे हुए हैं, प्रत्येक लिगेंड्स अपने साथ अट्रैक्ट होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ठीक है, और ये सब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बाइंड किए रहते हैं। इनकी हर किसी एक दूसरे के साथ क्या होती है, बाइंडिंग होती है।
इस तरह से ये जितने भी लिगेंड्स होते हैं ये एक दूसरे से बाइंडेड होते हैं। आप इसी तरह से सब में बना सकते हैं। ठीक है, गौर समझना यहां पर कहानी क्या होती है। कहा कि जब ये ऑर्बिटल है और इसका चौथा रूल क्या कहता है, याद है आपको चौथा रूल? हमने कहा कि जो ऑर्बिटल जो लिगेंड्स दिए गए हैं, अगर लिगेंड्स जो 5d ऑर्बिटल में बैठता है, जब इलेक्ट्रॉन प्रत्येक ऑर्बिटल में आता है तो एनर्जी की वैल्यू बराबर होती है। प्रत्येक ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू बराबर होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में जाएगा एनर्जी की बराबर वैल्यू होगी। लेकिन जब ये लिगेंड्स अटैच्ड होंगे तो प्रत्येक लिगेंड्स के पास क्या होता है, इसके ऊपर पार्शियल चार्ज होता है। वो तो अगर वह इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो माइनस चार्ज होगा, अगर न्यूट्रल होगा तो उसके ऊपर क्या होगा, डाइपोल चार्ज होगा। मतलब हर लिगेंड्स के पास अपना चार्ज है, तभी तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जब इसे अट्रैक्ट करेंगे तो अट्रैक्ट करने के दौरान अगर लिगेंड्स, ये इसका पोल है, चार, प्रत्येक में 4-4 लोब होते हैं, प्रत्येक ऑप्शन में 4-4 लोब है। अगर लिगेंड्स जो है, अगर ये लोब के डायरेक्शन में आ गया, जैसे में यहां देखिए ये लोब है और ये लिगेंड्स है, देख रहे हैं डायरेक्शन में, ये लोब, ये लिगेंड्स, ये लोब और लिगेंड्स। तो ऐसे कंडीशन में जो यहां पर लिगेंड्स होगा, जो यहां पर क्या है, लिगेंड बैठा हुआ है, ये लिगेंड्स और मेटल के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, लेकिन इस लिगेंड्स के पास पाया जाता है लोन पेयर। क्या होता है, लोन पेयर, और इनके पास होता है इलेक्ट्रॉन। क्योंकि लोन पेयर भी जो होगा वह निगेटिव नेचर का होगा, और इसका इलेक्ट्रॉन भी जो होता है वो मेटल पॉजिटिव है, पर इस पर पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होगा। तो ऐसी स्थिति में इसके लोन पेयर और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में हाईली रिपल्सन फोर्स काम करता है। क्यों? तो यहां पे जो इसका मेटल है और मेटल का यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, इसके और लोब में इलेक्ट्रॉन तो पाया जाएगा ना, तो इसके लोब में जो इलेक्ट्रॉन होगा और इसके लोन पे लिगेंड्स के पास जो लोन पेयर होगा, तो इनके इलेक्ट्रॉन और इनके लोन पेयर के बीच में क्या होगा, हाईली रिपल्सन काम करेगा। मेटल इसे अपने तरफ अट्रैक्ट तो करेगा, पर इसके लोब के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन के चलते लिगेंड्स के लोन पेयर और मेटल के लोब में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में हाईली रिपल्सन काम करेगा। और जब हाईली रिपल्सन काम करेगा तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम फोर्स ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी स्टेबिलिटी देने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हुआ लेकिन मेटल लिगेंड से कहेगा हमके पास खींचो, तो बात वही हो गया ना। हमने पिछले क्लास में भी कहा था कि लड़का और लड़की दोनों तो चलो एक दूसरे के साथ संबंध में हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो तो जुड़ने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। मेटल को लड़का मान लो, लिगेंड्स को लड़की मान लो, तो मेटल जो लिगेंड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहा है, क्योंकि एक के पास नेगेटिव एक के पास पॉजिटिव, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत लग रहा है। लेकिन इनके दोनों के पेरेंट्स के बीच में, लड़के का पेरेंट्स लड़की के पेरेंट्स जब फेस टू फेस आ गए तो ऐसी स्थिति में फोर्स ऑफ रिपल्सन तगड़ा लगेगा, शादी टूटने की संभावना हो जाएगी, रिश्ते टूटने की संभावना हो जाएंगे। लड़का लड़की तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन दोनों के पेरेंट्स फेस टू फेस जब आ जाते हैं तो इनके बीच में रिपल्सन काम करना शुरू करेगा। कब? जब अगर अंडर कास्ट हो, मतलब दोनों की कास्ट अलग अलग हो, तब तो और खतरनाक, क्योंकि यहां पर इसकी कास्ट और इसकी कास्ट अलग अलग है, ये पी ब्लॉक का मेंबर, ये डी ब्लॉक का मेंबर है, कास्ट ही दोनों की अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में दोनों के जो लोन पेयर और इसके बीच के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके बीच में क्या होगा, तगड़ा रिपल्सन काम करेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, लड़का लड़की को अधिक से अधिक एनर्जी और अधिक से अधिक दिमाग लगाना पड़ेगा ताकि दोनों परिवार को क्या करे, सुटेबल कर सके, जुड़ना तो है ही है। तो इसीलिए जब मेटल के इलेक्ट्रॉन जो होता है और जो लोन पेयर, जो लिगेंड्स का लोन पेयर, तो उनके बीच में हाईली फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है, यहां से मैक्सिमम एनर्जी निकलती है।
भाई जब लड़का डिफरेंट कास्ट, जब दूसरे अलग अलग कास्ट से जब शादी होती है तो क्या होता है, परिवार टूटता है। दोनों परिवार आपस में जुड़ा हुआ था, जैसे ही शादी की बात आती है परिवार टूटने लगता है। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स जब आता है तो परिवार क्या करता है, टूटना, मतलब ये ऑर्बिटल जो होता है वो दो भागों में टूट जाता है। कौन कौन से, कि एक जो लोब और इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, जो ऑर्बिटल और लिगेंड्स दोनों अगर एक फेस टू फेस आ जाते हैं तो हाईली फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है और ऐसी स्थिति में मैक्सिमम एनर्जी निकाल देना पड़ता है, हायर एनर्जी स्प्लिट होती है। और दूसरा जो लोब के कांटेक्ट में ना आए, अब जरा गौर से देखो यहां पे इन तीनों में देखोगे तो यहां पे क्या है, यहां लोब है और यहां पर लिगेंड्स है, तो इनके इलेक्ट्रॉन की फेस टू फेस नहीं आते हैं, फेस टू फेस नहीं आते पर तो स्प्लिटिंग तो होगी, एनर्जी तो निकली गई। भले फेस टू फेस ना हो, इनडायरेक्ट हो, पर तो रिपल्सन तो होगा ही होगा। जब डिफरेंट कास्ट है तो रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच में, लोब में भी इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसके पेयर जो ऑर्बिटल है मेटल का, मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन होगा और लिगेंड्स के पास भी इलेक्ट्रॉन होगा। भले सेम फेज में नहीं है पर डिस्टेंस फेज में है, पर इलेक्ट्रॉन है, नेचर निगेटिव है तो रिपल्सन तो होगा ही। तो वहां से भी क्या होता है, इसी टेक्निक के आधार पे मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्सन, मतलब रिपल्सन ज्यादा होने के कारण यह ऑर्बिटल होता है दो भागों में ब्रेक कर जाता है। अब ये ऑर्बिटल दो भागों में टूटता है, एक जिसमें लोब के कांटेक्ट में हो, देखो यहां पर भी लोब के कांटेक्ट में है, तो ये दो भाग में अलग टूटा और ये तीन भाग में अलग टूट जाता है। आई बात समझ में, ये तीन भागों में ऑर्बिटल जो होता है वो ब्रेक कर जाता है। अब जैसा ही ये दो भागों में ब्रेक करता है, एक को हम लोग कहते हैं जो होता है हायर एनर्जी और एक को कहते हैं हम लोग लेसर एनर्जी। ठीक है, अब जो हमारे पास एक दूसरे को हाईली रिपेल करता है तो ऐसे स्थिति में जो एनर्जी हमारे पास मिलता है तो दो भागों में क्या किया, ये आसानी से ब्रेक कर जाता है। अब जो हायर एनर्जी में ब्रेक करता है उससे हम लोग कहते हैं Eg, जी फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तरह माना जाता है और इससे कहते हैं हम लोग T2G। तो ये मैक्सिमम एनर्जी में टूटा और एक टूटा क्या, मिनिमम एनर्जी। ठीक है, तो ऑर्बिटल क्या किया, दो भागों में ब्रेक कर दिया। अब एक काम करिए, पहले आप यहां एक लाइन लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी कंसेप्ट को समझाते हैं। तो लिखिए, in the case of octahedral complex, the formation of two orbitals, in the case of octahedral complex, the formation of two orbitals are distributed as Eg orbital, while the latter three orbital are distributed as a T2G orbital, as the two ligands approach the central ion along the axis Eg orbitals are repel more than T2G orbital. Means the energy of dz square and dx square minus y square, the energy of dz square and dx square minus y square orbitals increases much more than energy of dxy, dyz and dzx orbital. Greater the repulsion between similar charges, greater in the increases in the energy. Thus, in octahedral complex, the 5d orbitals are split up into two sets.
वन सेट कंटेनिंग या कंसिस्टिंग वन सेट्स कंसिस्टिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी ब्रैकेट में लिख लो Eg ऑर्बिटल्स एंड अनदर सेट कंसिस्टिंग ऑफ थ्री ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी ब्रैकेट में लिखो T2g ऑर्बिटल्स. This respective crystal field splitting is an octahedral complex. This respective represented crystal field splitting energy of octahedral complex. तो उन्होंने क्या कहा कि दो भागों में टूटा. कैसे टूटा? ये एनर्जी के लेवल जैसे जैसे एनर्जी लेवल इंक्रीज, मतलब हमारे पास ये है आपके 5 ऑर्बिटल, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं फ्री आयन. अब जो ये फ्री आयन है, थोड़ा सा इसको और नीचे, ठीक है. अब जैसे एनर्जी लेवल बढ़ा, यहां पे जो फ्री एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन क्या कहते हैं स्फेरिकल फील्ड ऑफ लिगेंड्स, ये है आपका एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकल फील्ड ऑफ लिगेंड्स. अब यहां पर लिगेंड्स के कांटेक्ट में आए 5 ऑर्बिटल. अब क्या करता है कि यहां से ये 2 भागों में बंटता है. ये इसका जनरल लेवल है, यहां से ये 2 भागों में ब्रेक करता है. एक होता है हायर एनर्जी और एक होता है लोअर एनर्जी. जो हायर एनर्जी होता है इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, और इसकी संख्या 3 होती है, ठीक है. जो ऊपर होता है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Eg और यहां रिप्रेजेंट करते हैं T2g. क्लियर? अब देखिए यहां पे जो एनर्जी गैप होता है, आपको बताएं, ये जो है ये एनर्जी गैप. अब देखो कितना ऑर्बिटल है इसमें? 5 ऑर्बिटल है और यहां पे 2 है, तो 2/5 मतलब 0.4 और 3/5 मतलब 0.6. मतलब कि ये ऑर्बिटल इससे 0.6 एनर्जी मतलब dy ज्यादा है, या इसको हम आगे रिप्रेजेंट करते हैं dq से रिप्रेजेंट करते हैं, या क्या कहते हैं चेंज इन एनर्जी जो हमारे पास मिलेगा. तो कहा कि इसकी जो वैल्यू है, मतलब ये ऑर्बिटल जो है इससे 0.6 गुना ज्यादा है, मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू होती है 0.6 से dq, ठीक है. और 0.6 से डेल नॉट. ये नॉट ओ जो है हम इसको नॉट बोल रहे हैं, पर जनरली ये ओ है, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल. आई बात समझ में? ये जो डेल यूज करते हैं थीटा डेल्टा का, ये क्या है? चेंज इन एनर्जी. ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन एनर्जी, ठीक है. तो यहां पे 0.6 और यहां से यहां जो होता है वह 0.4 की वैल्यू, ठीक है. मतलब कि टोटल एनर्जी की जो वैल्यू आती है वह होता है 1 डेल नॉट. आई बात समझ में? तो ये है एनर्जी की गैप. अब याद रखेंगे जो एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको हम लोग यहां पर डेल नॉट से रिप्रेजेंट किए, ये जनरली जो होता है वो चेंज इन एनर्जी कहलाता है. ये जो रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं डेल नॉट, ये चेंज इन एनर्जी है. तो जो हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक और यूनिट जो हम लोग यूज करते हैं dq, इसको मिटा दें ऊपर. अब तो इसका कोई काम है नहीं. मतलब जो हमारे पास एनर्जी मिला इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. एक और जो होता है, अगर एक डेल नॉट जो होता है 1 डेल नॉट,
जो होता है वह 10 डी क्यू के बराबर होता है। 1 डेल नॉट 10 डी क्यू के बराबर होता है। तो यहां से इसे लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 6 डी क्यू, इसे लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी नीचे जो होता है 0.4, इसे लिख सकते हैं हम लोग 4 डी क्यू, और टोटल क्या लिख सकते हैं 10 डी क्यू। आई बात समझ में? तो ये जो डेल नॉट है, ध्यान रखेंगे, दिस इज कॉल्ड चेंज इन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसे? डेल नॉट इज द चेंज इन एनर्जी। किसमें? इसके बीच में जितना एनर्जी चेंजिंग आता है वह कहलाता है यहां पर डेल नॉट। क्लियर हुआ? ये 0.4 से कम है और ये 0.6 से ज्यादा है, इसलिए यहां 0.6 देते हैं, इसे 0.4 देते हैं। क्लियर हुआ? ये कंसेप्ट होता है आपका, ध्यान रहे, ये जो भी स्प्लिटिंग एनर्जी होता है ये बाई क्या कहते हैं बेरिसेट्रिक रूल के फॉलो पर, यानी कि आप इसको याद रखेंगे, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, बाई सेंटर रूल के आधार पर ये एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसी को, चूंकि ये बिल्कुल सिमिलर होता है, एक रूल आता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिजिक्स का रूल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बिल्कुल सिमिलर रूल है ये, कि जब भी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बराबर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब एक दूसरे से कितना ज्यादा और कितना कम है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आधार पर, या इसी को लोग कहते हैं बाई सेंटर रूल, तो बाई सेंटर रूल के आधार पर क्या करता है ये काम करता है। ठीक है, तो ये बैरी सेंटर रूल जो होता है उसी के आधार पर ये ऑर्बिटल जो होते हैं दो भागों में बट जाते हैं। ठीक है, अब जो ऑर्बिटल हमारे पास जो बटा, अब इसमें देखिए कहानी इसमें कितनी अच्छी होती है। तो जैसे ही ऑर्बिटल का बटना शुरू हुआ तो एक काम करके नीचे लिख लीजिए, इट मे बी नोटेड, नोट करके लिखना, दैट इज क्रिस्टल स्प्लिटिंग occurs in such a way that the average energy of d orbital, the average energy of d orbital average energy of d orbital does not change. This is known as barycenter rule, which is similar to center of gravity type rule. नोट नंबर 2 लिखो, दिस required that the decrease in energy of the set of orbitals that lie at the lower energy level must be balanced by corresponding increases in other set। मतलब कि एक जिस टर्म से घटेगा ठीक उसी से क्या करेगा, बढ़ेगा, मतलब अनदर टर्म। ये जो है 0.4 से क्या किया, जो ऑर्बिटल जो नीचे वाला है ये जो कि 2/5 0.4 आया, मतलब नीचे वाला जो है 0.4 से घट रहा है, और ये पॉइंट क्या हुआ 0.6 हुआ, इसका मतलब ये 0.6 से बढ़ रहा है, एक दूसरे के अपोजिट अदर सेट के रूप में क्या करता है, ये काम करता है। अब जरा समझो, जो हमारे पास इसके आगे के कंसेप्ट मिलते हैं, तो यहां तक तो किसी को हमको लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, जो हम ऑर्बिटल को ब्रेक कर दिए, इसका और स्प्लिट एप्लीकेशन क्या है। तो यहां हम इसकी एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हेडिंग डालो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। ये सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है, मार्क कर लेना इस लाइन को।
डिफिनेशन लिखो, द अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड बाई, the amount of stabilization provided by a splitting of d orbital in two level is called crystal field stabilizing energy, is called crystal field stabilizing energy। हो गया? चलिए लिखो, इन ऑक्टाहेड्रल फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड फॉर ईच इलेक्ट्रॉन्स दैट एंटर द T2g orbital, the crystal field stabilizing energy is -4dq, क्योंकि वो लेवल से नीचे घट रहा है, लोअर हो रहा है, इसलिए क्या किया गया, -4dq। एंड ईच इलेक्ट्रॉन दैट इंटर द Eg ऑर्बिटल द क्रिस्टल फील्ड डीस्टेबलाइजेशन एनर्जी इज +6dq, क्योंकि ये 6 से ज्यादा हो रहा है, 6dq। हो गया? चलो अब हेडिंग डालो, CFSE फॉर वेरियस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, वेरियस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। उसमें सबसे पहला लिखो, फॉर D1 सिस्टम, फॉर D1 सिस्टम ब्रैकेट में लिखो Ti3+। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो ये जाएगा कहां पे, लास्ट में D1 के पास, 3D1, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद D1 के पास जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास D1 होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, T2G1, क्योंकि पहले सबसे मान लीजिए ये है आपका Eg का और ये आपका T2G का, तो Eg1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो यहां से CFSE कैलकुलेट करें तो कितना निकल कर आएगा, 1 × -4dq इक्वल टू -4dq आएगा। अब पहला केस हो गया, दूसरा केस लिखो, फॉर D2 ऑर्बिटल या D2 सिस्टम, वैनेडियम 3+ आयन, इसको लिखते हैं तो ये D2 में आता है, मतलब इससे लिख सकते हैं हम लोग T2G2। तो यहां से 2 ऑर्बिटल और यहां पर कितने, 3 ऑर्बिटल, तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, पहले नीचे भरेगा तो CFSE कितना होगा, 2 × -4dq इक्वल टू -8dq। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? तीसरा केस होता है D3 सिस्टम। तीसरा केस क्या होता है, D3 सिस्टम। और D3 सिस्टम में क्या एग्जांपल दे दें, मान लीजिए कि हमारे पास अगर D3 सिस्टम में क्रोमियम 3+, ये D3 में जाता है, मतलब ये हो गया T2G3, मतलब यहां पे ये आ गया आपका Eg और ये आपके आ गया क्या चीज, T2G। यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन, तो CFSE इक्वल टू कितना, 3 × -4dq इक्वल टू -12dq। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर जब D4 सिस्टम की बात किया जाए, जैसे में Mn3+, अगर चौथा कंसेप्ट है D4 सिस्टम, एग्जाम्पल में Mn3+। अब देखो इसमें 2 केस आ जाता है। केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, एक केस नंबर फर्स्ट आता है कि यहां पर जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे जाकर T2G में बैठ जाए, इसे हम लोग कहेंगे T2G4। और एक कंसेप्ट आता है जहां अगर T2G4 हो गया तो ऐसे स्थिति में जो कहानी होगा वो इस तरह से होगा,
तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां से CFSE क्या निकल कर आएगा, जो कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 गुणे -4 इजिकल टू कितना, -16 DQ। गौर समझना, यहां पे पेयर हुए तो यहां पर एक पेयरिंग एनर्जी भी आता है। क्या आता है, पेयरिंग एनर्जी, हम आगे भी कंसेप्ट बताएंगे। तो जो रिजल्टेंट CFSE आता है, रिजल्टेंट CFSE आता है, वह कहलाता है चेंज इन एनर्जी और प्लस पेयरिंग एनर्जी, P फॉर पेयरिंग एनर्जी, क्योंकि पेयर करने के लिए भी तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो मतलब यहां से टोटल रिजल्टेंट CFSE कितना निकल कर आएगा, -16 DQ प्लस P। आई समझ में बात। केस नंबर 2, ये हो सकता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन D4 जो 4 था वो 2 भाग में बटे, T2G3 और Eg1, मतलब कि ये हुआ आपका Eg और ये हो गया आपका T2G। जब आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 2 और ये 3 और एक 4, तो ऐसे से CFSE निकला तो कितना आएगा, 3 नीचे, तो 3 गुणे -4 DQ और प्लस ऊपर 1, तो 1 गुणे 6 DQ। आ रही बात समझ में। तो क्या वैल्यू आएगा यहां से, -12 DQ और प्लस 6 DQ इजकल टू -6 DQ। इसी तरह से अगर D5 हो तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर D5 सिस्टम दे दिया जाए तो क्या करेंगे। तो सिमिलर कंसेप्ट उसी तरह से आप आपका करेंगे। आप चलो हम आगे चलकर एक चार्ट बना देंगे। तो इस तरह से जब भी हमारे पास सिस्टम मिलेगा, अब समझो जो सिस्टम हमारे पास अब पेयरिंग एनर्जी की बात आएगी, तो यहां पर जो पेयरिंग एनर्जी मिला P और जो चेंज इन एनर्जी मिला डेल नॉट या डेल्टा, तो ये 2 बात पर डिपेंड करेगा। कहा कि यदि हमने जो भी अभी एस्टिमेशन पढ़ा, कहा कि यदि डेल नॉट का वैल्यू P से ज्यादा हो, ध्यान रखना, यदि डेल नॉट मतलब चेंज इन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल, डेल चेंज इन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से अगर ज्यादा होता है, तो इसको हम लोग आगे चलकर स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स। क्या नाम देंगे इसे, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि यहां पर डेल नॉट की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसीलिए इसे हम लोग आगे चलकर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। याद रखना, हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड इज इक्वल टू लो स्पिन, अपोजिट। समझ में आया। जहां पर डेल नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स होगा, मिनिमम नंबर ऑफ लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसी स्थिति में जो होगा उसे कहते हैं हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लेकिन केस नंबर 2 में अगर डेल नॉट की वैल्यू P से जो है छोटा हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो होगा वह कहलाएगा क्या चीज, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स। क्या होगा, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स। यहां पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आप नीचे लिख लो द कॉन्फ़िगरेशन या एक काम करो, ऐसे लिखो पहले, there is two factors that decide the configuration of CFSE. First, del naught. Second, pairing energy P, where del naught is difference of energy between del naught is difference the energy between Eg and T2G,
एंड P इज पेयरिंग एनर्जी। हो गया, आगे लिखिए दिस इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी required to pair two electron together। हो गया, अब नीचे लिखो द कन्फिगुरेशन, इसमें लिखो केस 1, इफ चेंज डेल नॉट इज ग्रेटर देन P, these complex are called a strong field complex because del naught is large. In this case the complex has less number of unpaired electron field, less number of unpaired electron field, unpaired of electrons, and is called low spin complex। सेकेंड केस में लिखिए इफ del naught is less than P, it is called weak field complex, and also known as high spin complex। In this case maximum number of electron remain unpaired, maximum number of electron remain unpaired, मतलब इसमें जो होता है वह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वह कम होती है, लीस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसमें होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे हम आपको एग्जांपल समझाते हैं सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लिस्ट नंबर और मैक्सिमम नंबर से कंफ्यूज कर जाएंगे। आपको हम सिखाते हैं, देखिए कैसे। कहा कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास ऑर्बिटल है, ये आपका Eg का और ये है आपका T2g, ठीक। यहां से यहां तक का जो एनर्जी है वो T नॉट का, सॉरी डेल नॉट का है। यहां पर ये आपका Eg और ये आपका T2g, ठीक है। यहां से यहां तक की एनर्जी जो होगा ये वो डेल नॉट की होगा। अब इसके आगे क्या करें, तो कहा कि जो एनर्जी हमको मिला अब इसको कैसे स्टेबलाइज करना है। कहा कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर T2 मान लीजिए हमारे पास D4 के लिए है, तो D4 का दो केस था। पहला केस था कि यहां पे एक पेयर इलेक्ट्रॉन हो, और दूसरा था कि 3 इलेक्ट्रॉन यहां, चौथा इलेक्ट्रॉन। तो आप देखेंगे किसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है और किसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। यहां पे देखेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ज्यादा है। और जहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगा, मतलब कि यहां पे डेल नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, मतलब कि यहां पे जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कम है। यहां पे 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहां पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या। आ रही बात समझ में। तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो वो कहलाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और जहां नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगा इसे कहलाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। आई बात समझ में। और जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा वह होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स या कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स, और ये जो होगा वह कहलाएगा वीक
फील्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक ऑपोजिट। आई बात समझ में? तो यहां से जब हम लोग स्पिन क्वांटम कैलकुलेट करेंगे तो जब भी हमारे पास जब हम रिजल्टेंट निकालना शुरू करेंगे तो ध्यान रखेंगे ये पेयरिंग एनर्जी को भी क्या करना होता है, उसमें कैलकुलेट करना होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें दो तरह की कहानी मिलेगा। एक कंसेप्ट जो है वह आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब क्या? डेल नॉट इज ग्रेटर देन पी। डेल नॉट इज ग्रेटर देन पी मतलब यहां पर अगर ऑर्बिटल मिला, अगर मान लीजिए ऐसे कहानी है और इनके पास ये ऑर्बिटल यहां पर भरा हुआ है, तो यहां पर कितने पेयर है? दो पेयर है, एक अनपेयर्ड है। हमने किसके लिए निकाल रहे हैं? D5 के लिए। D4 के लिए निकाल चुके हैं, D5 के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब हमारे पास CFSE आएगा वो क्या होता है? डेल नॉट प्लस पी होता है। अब बताओ डेल नॉट कितना होगा? 1 2 3 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 गुणे -4 होगा, और प्लस कितने पी हैं? दो पेयरिंग है तो नाम दे दे इसका 2p। पी की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिए रहेंगे। ठीक है, पी का पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू दे देगा, फिर आपको पूछेगा कि CFSE का वैल्यू बताओ। तो कितना आ गया? -20 डेक्यू प्लस पी। यह आ गया इसकी CFSE की वैल्यू। अगर केस नंबर सेकंड देखें तो ये केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड कहा कि अगर मान लीजिए केस नंबर सेकंड में क्या होगा? वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स। वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? मतलब कि CFSE जो है वह डेल नॉट जो है वह लेस देन पी होगा। वो कब होगा? जब यहां पे जो एनर्जी दिखाया गया वह Eg और T2g का। तो ऐसे कंडीशन में यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है और सब में क्या हुआ? अब जरा देखो यहां पर क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगा तो वो वीक फील्ड लिगेंड होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहां से अगर आप CFSE कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा? 1 2 3 गुणे -4 DQ, और ऊपर चले जाओ +6 × 2 DQ, तो कितना हो गया? -12 DQ और प्लस कितना? 12 DQ। तो यहां से आ गया CFSE की वैल्यू आ गया 0। पी क्यों नहीं ली? क्योंकि यहां पर कोई पेयरिंग एनर्जी है तो पी नहीं लिया। आ रही बात समझ में? तो जरा गौर से देखो, जब D5 हमारे पास मिला तो CFSE की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो ऐसे कंडीशन में आप याद रखेंगे कि जहां पर हमारे पास जब इलेक्ट्रॉनों को भरना शुरू करेंगे तो ऐसी स्थिति में जब हमारे पास सिस्टम मिलेगा वह इस तरह के आपको CFSE का वैल्यू कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। CFT बहुत आसान है, केवल उसको लोग क्या करते हैं? हवा बना देते हैं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ये है वो है, बस है बहुत आसान। हम आपको एक चार्ट बना देते हैं, बड़े आसानी तरीके से आप उसको याद रखेंगे। ठीक है, हम कुछ बना देते हैं और कुछ आप जो है घर पर उसे बनाइएगा। जितना हमसे बन जाता है, क्योंकि बोर्ड छोटा है, जितना हम बना सकते हैं उतना बना दे रहे हैं, बाकी चीज आप घर पे बनाइए। ठीक है, एक तरफ आप रखिए यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां रखिए वीक फील्ड। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यहां रखिए CFSE। इसके बाद यहां रखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और यहां रखिए CFSE। ठीक है, फटाफट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास D1। जब D1 होगा तो क्या होगा? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा यहां पे। जब एक इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा? -4 DQ। ये तो खाली रहेगा, -4 DQ लिखो या 0.4 डेड नॉट लिखो, बात वही है। अगर D2 हो गया तो आप बेटा हम जो है भर दे रहे हैं, आप जो है वीडियो पॉज कर देना और अपने से बनाना। कितना हो गया? 2 × -4 DQ = -8 DQ। आप वीडियो पॉज कर देना और D से लेकर D9 तक जाना। ठीक है,
हम यहाँ तो भर देंगे क्योंकि कई बच्चों को लिखना पड़ेगा। यहाँ D3 है तो यहां पर क्या होगा, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो 3 इंटू -4 इक्वल टू -12 DQ। अब इसके बाद आता है D4 की कहानी। अगर D4 है तो क्या होगा, सब में एक एक, यहां पे D4 है तो क्या होगा, पहला केस यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना कितना होने चाहिए, मैक्सिमम की मिनिमम। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 3 गुणे -4 और प्लस 6 गुणे 1 तो -12 DQ और प्लस 6 DQ इज इक्वल टू -6 DQ। जहां पर क्या आएगा, 1 2 3 और 1 जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 4 DQ और प्लस 6 गुणे 1, सॉरी, यहां पे जो होगा, यहां की कंसेप्ट क्या होगी, 1 2 मतलब 1 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो एक पेयर हो जाएगा, मतलब कि 4 गुणे, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 1 2 3 4, तो 4 गुणे 4 DQ और प्लस 1 पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो -16 DQ और प्लस 1 पेयर इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से आप D5 निकालो, D5 निकालोगे तो कितना हो गया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 और 5, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे -4 DQ और प्लस 2 गुणे -6 DQ, तो -12 DQ प्लस 12 DQ इज इक्वल टू 0 DQ, ठीक है, 0 हो गया। यहां पे क्या होगा, तो 5 है, 1 2 3 4 और 5, इसमें कितने पेयर इलेक्ट्रॉन, दो लोग भर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे कितना -4 इजकल टू -20 DQ, और 2 पेयरिंग इलेक्ट्रॉन तो साथ में लिख दो सबको, तो 5 गुणे -4 DQ और प्लस 2p कहां से, क्योंकि 2 पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, तो 20 DQ प्लस 2, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेंगे सारा। D6 का हम कर देते हैं। D6 के लिए क्या होगा, D6 के लिए देखिए, तो यहां से जब आप इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, अब भर गया पूरा, ठीक है। अब जैसे ही पूरा भर जाएगा, अब नीचे से फिर क्या शुरू हो जाएगा, पेयरिंग शुरू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 गुणे -4 DQ और प्लस 2 गुणे 6 DQ, तो कितना हो जाएगा, -16 प्लस 12 इजकल टू -4 DQ, ठीक है, समझ में आया। यहां लौट कर आओ, तो क्या होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, भरना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणे -4 DQ और प्लस 3p, 3 पेयरिंग एनर्जी, तो -24 DQ और प्लस 3p, ठीक है। आ जाओ, D7 भी ले लो इसी लगले, सही है। तो क्या होगा D7 में, यहां पर जब पेयरिंग करना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5, सॉरी ऊपर नहीं होता है, 6 और 7, यहां पे 2 पेयरिंग हुआ, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 गुणे -4 DQ और प्लस 2 गुणे 6 DQ, तो -20 प्लस 12 DQ, -8 DQ, ठीक है। यहां आ जाओ, तो यहां पे क्या होगा, भरना शुरू करो। अब तो नीचे, यहां तो हमारा भर गया, कहानी खत्म हो गया। अब जो है नीचे तो पूरा तीनों भर जाएंगे, 6 और 1 क्या 7, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे
1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणे -4 dq और प्लस 6 गुणे 1, ऊपर 1 गया, और प्लस 3p। 3p क्यों? क्योंकि 3 पेयरिंग एनर्जी है। तो -6×4 = 24, -24 प्लस 6 और प्लस 3p, तो कितना हो जाएगा? -18 dq और प्लस 3p। आई बात समझ में? यह हो गया आपका D7 तक। पूरा कर दें? लाओ पूरा कर देते हैं, पूरा ही कर देते हैं, और क्या। लो D8 ले लो। D8 होगा, यह ऑर्बिटल होगा। इसको खुद से तुम लोग करना, वीडियो पॉज कर देना, अपने से करना, फिर लास्ट में मैच करा लेना, ठीक है। D8 होगा तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया? 2 4 6, तो 6 गुणे -4 dq और प्लस कितना आएगा? 1 2 2 गुणे 6 dq, तो -24 dq और प्लस 12 dq, कितना आ गया? 12 dq। सही है। और यहां पर आइए, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो D8 के लिए है, सबको पेयरिंग करो। 8 हो गया, तो कितना हो गया? 1 2 3, 6 गुणे -4 dq और प्लस 2 गुणे 6 dq और प्लस पेयरिंग एनर्जी यानी 3p, तो कितना आ जाएगा? -24 dq प्लस 12 dq प्लस 3p, तो कितना आ जाएगा? -12 dq प्लस 3p। सही है। अब देखो, अब आता है बात D9 के लिए। जब D9 की बारी आएगी तो ऐसी स्थिति में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 6 गुणे 4 -4 प्लस 3 गुणे 6 dq, तो -24 प्लस 18 dq, तो माइनस कितना हो गया? 1824 - 6 dq होगा। लेकिन इसकी क्या होगी? नहीं होगी, क्योंकि अब भर गया, यहां पर पेयरिंग नहीं होता है, ठीक है। और लास्ट में निकाल दो D10 का। D10 का निकालो तो पूरा भर दो। लाओ थोड़ा सा, इसमें क्या कर दो? आप पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन भर दो। 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो कितना हो गया नीचे? 6 गुणे -4 और प्लस 4 गुणे 6 dq, मतलब -24 प्लस 24 dq = 0। अब जरा गौर से बताओ, कहां कहां जीरो मिल गया हमको? तो D1 में, D3 में। अब जो भी हमारे पास, अब थोड़ा ढूंढ के निकालो कहां कहां हमें जीरो मिला, ठीक है। उसको आप छांट लेना। और एक चीज और, कहां कहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स नहीं होते हैं, इसको आप याद रखेंगे। कहां कहां आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं, शुरू में नहीं मिला था, मतलब आपको D1 में नहीं मिला, D2 में नहीं मिला, D3 में, D9 और D10, ये जो 5 लिगेंड्स होते हैं, यहां पर आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वह नहीं, सॉरी, हाँ, जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास मिला, ऐसी स्थिति में इनके पास जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हम लोग कंप्लीट किए वो हमारे पास नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सेम कॉन्फ़िगरेशन जब हमारे पास होता है तो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू देखेंगे कि हमारे पास वैल्यू क्या है, कितना कितना मिल रहा है, ठीक है। कहां, तो ये है इसका पूरा कंसेप्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसे कंप्लीट कर लेंगे तो अपने लाइफ में CFT कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में हम सीखेंगे CFT का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो उसकी क्या कंसेप्ट है। आज इतना ही, थैंक यू।